सो ये वर्क एनर्जी पावर का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका है, आप जाके पहले वो देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो, है ना। और अगर आपको पहले से कुछ आइडिया है कि वर्क एनर्जी पावर होता क्या है, कैसे डील करता है, तब चले, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। इस वीडियो में अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखने वाले, इक्विलिब्रियम देखने वाले और पावर क्या होता है ये देखने वाले। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मान लो कि कोई एक सर्कल दे रखा है या फिर सर्कुलर पाथ दे रखा है। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आप नोटिस किए होंगे कि वर्टिकल लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल नहीं, है ना। तो मतलब ग्रेविटी का एक्शन रहेगा। ये यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है और कोई एक मास स्ट्रिंग से लटक रहा है। सर्कल कर लेते हैं। अरे यार, बट चलो ये सर्कल ठीक है, ये लटक रहा है। अब मैंने इसको कुछ वेलोसिटी मान लो v नॉट दे रखा है ना। यहाँ पे ये फिक्स्ड है ना, ठीक है। एक काम कर, इसको हटा देते हैं, आप बस देख लो कि ये फिक्स्ड है। ठीक, ओके। तो अगर मैं इसको कुछ वेलोसिटी दे रहा हूँ, मतलब ये मास कुछ ऐसे जाके वापस आएगा, है ना, या फिर कुछ ऐसे जाके वापस आएगा, या फिर पूरा सर्कल कवर करेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, मान लो ये कोई भी एक रैंडम एंगल पे जाके, मतलब मैं स्टडी कर रहा हूँ कि कोई भी एक रैंडम एंगल, उस पर उसका टेंशन कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, ये सब चीज़ें, है ना। तो ये मान लो कोई एक रैंडम एंगल है, फिर से स्क्वायर बन रहा है बार बार, चलो ठीक, ये लेट से थीटा है। तो यहाँ पे मैं एफबीडी बना रहा हूँ इस मास का। ये हो गया, यहाँ पे नीचे लग रहा है mg, टेंशन लगेगा ऐसे रेडियली इनवर्ड, है ना। तो अगर मैं इसके अलोंग टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक, और मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना है, बताओ। देख लो यहाँ पे कि ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये एंगल थीटा है, ऑब्वियसली बात है, ऑल्टरनेट इंटीरियर जो भी बोल सकते हो आप। तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, है ना। ओके, तो ये एंगल फिर से थीटा हो गया, तो ये एंगल थीटा हो गया। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे mg का अगर कॉम्पोनेंट सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ गया mg कॉस थीटा, ठीक, ये mg साइन थीटा, सही कर रहा हूँ। ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ठीक है, mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा। अब इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कुछ एज्यूम कर लो, लेट से v ले लो ना। ओके, तो इसका ये समझ में आ रहा है कि अगर ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे ना करे, सर्कुलर पाथ पे है, तब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, है ना। वो कितना होगा, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो T माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, है ना। इसका रेडियस मान लो या फिर लेंथ स्ट्रिंग का आर ले लो, ठीक। और एक चीज कि यहाँ पे जो फोर्सेस है, एक हो गया टेंशन, दूसरा हो गया वेट, और कुछ फोर्स है क्या, नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि टेंशन की वजह से वर्क डन कितना हो। टेंशन ऐसे रेडियली इनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे परपेंडिकुलर हो रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया। हेंस टेंशन की वजह से वर्क डन जीरो, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए टेंशन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, ठीक। तो ये अपन कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू जीरो। अब जो वर्क हो रहा है वो mg की वजह से हो रहा है, ठीक है। mg की वजह से कितना वर्क हो, कंजर्वेटिव फोर्स है, सो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब mg लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, कैसे कि mg जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इनिशियली कुछ ये वाला हाइट था, अब ये कुछ ऊपर गया है, मतलब जिस डायरेक्शन में mg लग रहा है उसके ऑपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि वर्क डन नेगेटिव है। अब कितना हाइट ऊपर जा रहा है, कितना हाइट है ऊपर जा रहा है, ये वाला हाइट, ठीक है। अगर मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूँ बॉटम मोस्ट पॉइंट को, तो उसके वाले का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच, एच मतलब आर माइनस आर कॉस थीटा,
तो आर होल 1 माइनस कॉस थीटा। mg क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइट ही खाली लिखना था। तो जितना राइज किया वो आर होल 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो वर्क डन कितना हो, mg आर होल 1 माइनस कॉस थीटा। वर्क डन नेगेटिव आएगा। ठीक, वॉट एनर्जी पावर थ्योरम से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। पहले इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ये अपना पहला इक्वेशन है। ओके, अब दूसरा, कि टोटल वर्क डन मतलब डब्ल्यू टी प्लस डब्ल्यू एम जी, जो कि माइनस एम जी आर होल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मुझे v का मतलब v स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले तो m कैंसिल कर लेते हैं। ओके, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2gr होल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, मतलब टेंशन एक वेरिएबल हो गया और एक वेरिएबल v था, है ना। तो मुझे टेंशन भी मिल जाएगा और v भी। ठीक, ओके, ये तो था कोई एक रैंडम एंगल पे। मुझे ये बताओ कि अगर मान लो मैं कुछ ऐसे देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे एंगल पे क्या होगा। मान लो ये कोई एक एंगल हो गया, है ना। लेट्स से ये वर्टिकल के साथ कुछ भी ले लो, लेट्स से अल्फा बना रहा है, ये वर्टिकल के साथ अल्फा बना रहा है। अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो नीचे लग गया एम जी, इधर लग गया टेंशन, है ना। और एम जी का अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो नीचे कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। नीचे लग गया एम जी, ऐसे लग गया टेंशन, एम जी के कंपोनेंट्स, एक हो जाएगा एम जी साइन अल्फा, एक इसी डायरेक्शन में एम जी कॉस अल्फा। मान लो इसका जो वेलोसिटी है, आ, अगर ये चीज ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब इधर वेलोसिटी कुछ ऐसे होएगा, है ना। लेट्स से वी डैश एज्यूम कर रहा हूँ उसको, कुछ ऐसे डायरेक्शन में वी डैश। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लेते हैं इक्वेशन वही सेम। रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, टी प्लस एम जी कॉस अल्फा। ठीक है, इज इक्वल्स टू एम वी डैश स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गया अपना पहला इक्वेशन। ये सही है, ठीक है भाई। अब दूसरा इक्वेशन वर्कमैन्स थ्योरम, वर्क डन ड्यू टू टेंशन जीरो ही आएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है वो आएगा तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोजिशन। अच्छा मुझे बताओ ये वाला हाइट कितना होगा। पहले तो इतना तो आर ही है, और ये वाला हो गया आर कॉस अल्फा, तो मतलब आर प्लस आर कॉस अल्फा। तो वर्क डन बाय अगर एम जी लिख रहा हूँ, वर्क डन ड्यू टू एम जी इज इक्वल्स टू आर होल 1 प्लस कॉस अल्फा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो गया कि एम जी आर नेगेटिव होगा वर्क डन, है ना। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि वेट लग रहा है नीचे, बॉल जा रहा है ऊपर, सो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो एम जी आर होल 1 माइनस सॉरी प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ एम वी डैश का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये दो इक्वेशन दो वेरिएबल वी नॉट आई मीन वी डैश और टी। ठीक, ओके। अब मैं कंडीशन डिराइव करूंगा कि मान लो मैं चाहता हूं कि वी नॉट का क्या मिनिमम वैल्यू होना चाहिए जिसके वजह से ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, ओके। तो डायग्राम एक और प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया वो पाथ। अब ये सेंटर हो गया,
यहाँ से एक रस्सी से एक बॉल लटक रहा है या फिर कोई एक मास लटक रहा है ना? इसका मास लेट से स्मॉल है में, हालांकि फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि लास्ट में जाए कैंसिल होना है। मास लेट से ये वी नॉट हो गया। मुझे क्या चाहिए कि ये चीज पूरा घूमे, पूरा घूमे मतलब ये वाला इसका फाइनल पोजीशन हो जहां पे कि लेट से कुछ वी डैश वेलोसिटी पकड़ रहा है ना। अब यहाँ पे लग क्या रहा है फोर्सेस, एक लग गया एम जी, एक लग गया टेंशन। ठीक। अभी आप लोग यहाँ पे क्लेम कर सकते हो कि अच्छा अगर ये चीज को मिनिमम होना है, मतलब वी नॉट का अगर मिनिमम होना है तो अपन क्या करते हैं, ये टॉप मोस्ट वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो कर देते हैं, है ना। उसके बाद वॉल्केनो थ्योरम लगाएंगे और निकल जाएगा अपना मिनिमम वेलोसिटी। नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो अपन एज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एमजी तो लग रहा है ना, और अगर इसको सर्कल में कंप्लीट करना है मोशन, इसका मतलब जो नेट फोर्स रेडियली इनवर्ड होगा उसको, मतलब उस फोर्स की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हो रहा हो, और वो जाके अगर सेंटर वाले पॉइंट पे आ नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या, वो जो वेलोसिटी, उसमें कुछ वेलोसिटी होगा जिसकी वजह से वो स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच्ड हो गया है, स्ट्रेच्ड हो गया है ना। तो अपन को कोई एक वेलोसिटी देना ही पड़ेगा ताकि वो स्ट्रिंग स्लैक ना करे। ठीक है, मतलब ऐसे स्लैक मतलब ये होता है कि ये चीज स्ट्रेट स्ट्रिंग है या फिर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ये वाला स्लैक। ओके। ठीक। तो वी डैश का होना जरूरी है। अब हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो सेंट्री मतलब अगर यहाँ पे मुझे ये वेलोसिटी मिनिमम हो गया, इसका मतलब ये भी मिनिमम होगा। अगर ये मिनिमम हो रहा है मतलब रेडियल डायरेक्शन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो मिनिमम होगा। अच्छा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स मिनिमम है, अब एमजी तो चेंज नहीं हो सकता, मास तो कांस्टेंट है। अब चेंज कौन हो सकता है? टेंशन। तो एक काम करते हैं, टेंशन को जीरो कर लेते हैं। मिनिमम तो वही हो सकता है ना, नेगेटिव में टेंशन थोड़ी जाए। ठीक। ओके। तो अपन क्या करते हैं, टेंशन को जीरो कर लेते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या लग रहा है? एम जी, जो कि बराबर है एम वी डैश स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या, वी डैश स्क्वायर। हाँ, तो वी डैश का वैल्यू क्या आ गया? रूट जी आर। तो मतलब इनिशियली ऐसा कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा ताकि जाके फाइनल या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी रूट जी आर हो जाए। तो लगाते हुए वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो वर्क डन ड्यू टू एम जी कितना होगा? माइनस एम जी इंटू टू आर, टेंशन के वजह से जीरो, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी डैश का स्क्वायर मतलब जी आर माइनस हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, है ना। तो मास कैंसिल आउट हो गया और टू उधर चला गया, तो फोर जी आर फाइव जी आर, तो वी नॉट इक्वल्स टू रूट फाइव जी आर। ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फाइव जी आर से, रूट फाइव जी आर से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग की जगह रॉड दे देता, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह रॉड दे देता तो स्लैक का कोई इश्यू ही नहीं है ना। तो यहाँ पे रॉड के केस में क्या होता कि ये आपको खुद ही डिराइव करना है कि कितना है, मैं बस बता दे रहा हूँ कि सोचना कैसे। स्ट्रिंग के केस में यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन में टेंशन लगेगा और इधर कुछ वेलोसिटी होगा जिसके वजह से इस डायरेक्शन में रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में एमजी लग रहा हो, है ना। अब इस एमजी को काउंटर करने के लिए अपन को कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आइडिया था। बट अगर यहाँ पे रॉड है तो रॉड का भी वैसे इस डायरेक्शन में अपन नॉर्मल बोल लेते हैं रॉड के लिए, है ना। रॉड के लिए अपन नॉर्मल बोल लेते हैं। अब यहाँ पे जब पहुंचेगा तब भी ये रॉड है। अब रॉड का तो स्लैक होने का कोई इश्यू नहीं है, तो नो डाउट इसके ऊपर एमजी अब भी लग रहा होगा। बट रॉड जो है ऐसे डायरेक्शन में एक एन लगा देगा, है ना। तो एमजी को काउंटर करने के लिए एन मिल गया, तो उसके वजह से मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जी आर होने होने का कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, उससे कहीं ज्यादा कम चल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे मैं जीरो एज्यूम करूंगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो, जीरो से थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो ये पूरा चीज कंप्लीट रोटेशन में आ जाए या फिर कंप्लीट सर्कुलर पाथ में आ जाए। ठीक है। तो आइडिया ये है कि जब स्ट्रिंग होगा तब
टॉप मोस्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होना चाहिए ताकि एमजीओ काउंटर कर सके। अगर रॉड है अगर रॉड है तो एमजीओ काउंटर करने के लिए नॉर्मल आ गया, है ना, तो उसके वजह से अपन मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जीरो एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, तो इसके वजह से क्या आंसर आएगा आपको डिराइव करो, है ना। ओके, अब देखते हैं इक्विलिब्रियम। ये चीज मैंने बता रखा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू जेड के कैप। ये मैंने पिछला वीडियो में बता रखा है। ओके ओके, अब अगर चीज कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल रहने दो, बस इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डी यू अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आना चाहिए, है ना। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं मान लो ऐसे कोई एक सरफेस रखा और कोई एक मास यहाँ पे रखा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक, ऐसे रखा है। तो अगर मैं इसको हल्का सा ऊपर डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। चलो छोड़ो, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे ये चीज रेस्ट पे है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, तो ये चीज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और ऐसे बोल सकते हैं कि इसका चेंज इन पोटेंशियल में से जीरो है, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। अब मान लो मैं इसी का उल्टा वाला पाथ ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अरे यार, ये स्क्वायर क्यों हो रहा है बार बार, समझ में नहीं आ रहा इसको। अच्छा ठीक, अब ये चीज जो है ये भी रेस्ट पे है, नीचे लग गया mg, ऊपर लग गया नॉर्मल, तो नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और एक केस हो सकता है कि ऐसा सरफेस ना हो कि बिल्कुल फ्लैट सरफेस है ना, ऐसे कोई एक फ्लैट सरफेस हो। अब यहाँ पे ये चीज ऐसा रेस्ट पे रखा है। अरे फिर से, अरे यार, चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, है ना। ठीक, ओके, तो अभी ये तीनों चीज इक्विलिब्रियम पे, कोई इसमें दोहराई नहीं, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स तीनों में जीरो। अब मुझे ये बता कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ इसको, लेट से ये थोड़ा सा ऊपर है, फिर वापस आ जाएगा, है ना। ओके, इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो क्या होगा, गिर पड़ेगा। अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो ये ऐसे ही रहेगा, बट अपने जगह से उठ के यहाँ पे आके ऐसे खड़ा हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो आइडिया ये है कि जहां पे मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ, है ना, बट उसके बाद थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोलूं, उसके बाद भी वो अपने जगह वापस आने का टेंडेंसी दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया, स्टेबल। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे थोड़ा सा फोर्स लगा या फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, उसके बाद वो अपना पोजीशन ही चेंज कर लिया, इनफैक्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ही चेंज हो गया, तब उसको अपन बोलेंगे अनस्टेबल, है ना। और जहां पे अपना पोजीशन तो चेंज किया, बट चेंज करने के बाद भी इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे न्यूट्रल। ठीक है। अच्छा, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ये मिनिमम वाला पॉइंट है, इसका मतलब डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, पता, ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। ये हो गया डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वाला पॉइंट है, सो लेस देन जीरो। यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट भी करने के बाद जीरो ही आएगा। ठीक है। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यूजुअली तीनों में से कोई एक होता है कि न्यूट्रल, स्टेबल या अनस्टेबल, है ना। और एक तरीके का केस होता है जहां पे कि बेसिकली वो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों साइमल्टेनियसली रह सकता है ना? जिसको अपन सैडल पॉइंट बोलते हैं। सैडल पॉइंट का अगर एग्जांपल देना हो तो मैं ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने का, कुछ ऐसा दिखता है।
जिस तरीके से दिखता है ना, बहुत एक्यूरेट ड्राइंग तो नहीं है, बट ऐसे ये चीज जैसे मटके का गला देखा हुआ है, वो लंबा सा मटका होता है, ऐसे दिखता है ना, ऐसे होता है, और यहाँ पे ऐसे गोल होता है, मतलब ऐसे पैराबोलिक हो गया, फिर नीचे से भी ऐसे पैराबोलिक आएगा। ठीक, मतलब अगर मैं ऐसा देखूं इसको, तो कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मैं इसको वो जो मटके का फेस अगर देखे होंगे आप, तो कुछ ऐसा दिखता होगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो इसको अगर मैं ऐसे डिस्प्लेस करूँ लैटरली, या फिर ऐसे इस डायरेक्शन में, तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसको मैं अगर ऐसे डिस्प्लेस करूँ, तो क्या होगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इसको अगर पीछे से थोड़ा पुश दे रहा हूँ, तो ये आगे अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन ही चेंज कर देगा, या फिर स्टेट ही चेंज कर देगा। ठीक, और इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसको अपन अनस्टेबल, तो बेसिकली उस पॉइंट पे साइमल्टेनियसली ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, तो इसको अपन सैडल पॉइंट बोलते हैं। सैडल पॉइंट। ठीक है, ओके। तो ये था इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। अच्छा, आ, और क्या बचा? पावर बचा। पावर बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है। आपको ही पता है, मेरे को ही पता है कि पावर का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। ठीक, तो पावर इक्वल्स टू, या फिर हाँ ऐसे कर लेते हैं कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ये हो गया पावर। ठीक है, ओके। तो इसको अपन इंस्टेंटेनियस पावर बोल सकते हैं, अगर अपन को एवरेज पावर निकालना है, तो वही टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर ऐसे कर लेते हैं डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डी डब्ल्यू को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एफ डॉट डी एस, क्लियर है, अपॉन डी टी। तो ये क्या हो गया, एफ डी एस अपॉन डी टी, जो कि वी। ये भी एक तरीका है पावर को देखने का। वो वैसे बात है, पावर जो वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एफ और वी का डॉट प्रोडक्ट बना। क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क भी स्केलर ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पावर, मोरलेस में यही है। हाँ, अगर मुझे वर्क डन निकालना हो, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि पी डॉट डी टी को इंटीग्रेट कर दिया, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो आपका जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर, सो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियोस में डाल दूंगा, डिपेंडिंग ऑन कितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ। बट कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, ओके। तो बस, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चंस आएंगे इसके रिलेटेड, है ना। तो अगर आपने पिछला वीडियो देख रखा है और उसके बाद ये वीडियो देखा, तो आपका तो वैसे ही क्लियर हो रखा है। और अगर आप ये वीडियो देख लिया और आपको समझ में आ गई, है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका मोरलेस वर्क एनर्जी पावर क्लियर ही था। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा पिछला वीडियो देख लेना, ताकि मुझे व्यूज मिले और आपको कॉन्सेप्ट। ठीक, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।